नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है गोरखपुर से। आरएसएस प्रमुख और सीएम योगी की मुलाकात को लेकर यह बड़ी खबर है। तो ये मुलाकात टल चुकी है और अब कल सुबह यह मुलाकात हो सकती है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, देखिए आज ये मुलाकात होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। अब कल ये मुलाकात होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत मुलाकात करेंगे। आज शाम होने वाली ये मुलाकात टाल दी गई है और कल ये मुलाकात होगी। विचार विमर्श मंथन होगा, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी ये तो मुलाकात के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये दोनों की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और इससे पहले आरएसएस का जो स्टेटमेंट सामने आया था लोकसभा परिणामों को लेकर, और उसके बाद अब लोकसभा परिणाम आने के बाद ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, अनहेल्दी परफॉर्मेंस रहा है। और उसके बाद यह कयास लगाए जाने की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श यह हो सकता है इस मुलाकात में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुए दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या यह बढ़ गई है, यह 14 तक पहुंच चुकी है। 13 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर से चोपता और तुंगनाथ घूमने के लिए ये सभी लोग जा रहे थे, जहां पर यात्रियों से भरा जो ट्रैवलर है वो रुद्रप्रयाग के पास रैतोली में अनियंत्रित होकर 250 फीट ये गहरी खाई में गिरा है, अलकनंदा नदी में गिरा है, जिसमें 14 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 7 लोगों का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। 5 अन्य ऐसे हैं जो गंभीर रूप से जिनकी स्थिति बनी हुई है, काफी क्रिटिकल है, उनको एयरलिफ्ट किया गया। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की भी उन्होंने कामना की है। और एक्स ऐप पर यह पोस्ट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुख पर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक सड़क दुर्घटना में जनहानि अत्यंत दुखद है, उन्होंने ये एक्स ऐप पर पोस्ट किया। आगे लिखा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्माओं को सद्गति और साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की उनको प्रदान करे, प्रभु अपने चरणों में स्थान दे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और बांदा से यह बड़ी खबर है। बैंक में अनियमितता के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला है। आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बैंक के बाहर यह प्रदर्शन किया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं, खाते से अचानक से पैसे गायब हो जाते हैं और दलालों के जरिए यह वसूली होती है, यानी कि पैसे कमाने का जरिया बना दिया। खाता खोलने में भी वसूली की जाती है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। जल शक्ति मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। तो जो ग्रामीण हैं वो परेशान हैं बैंक की इस गतिविधियों से। बताया जा रहा है कि अकाउंट खोलने के लिए भी पैसे यहां पर लिए जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है और पैसे जो जमा होते हैं उसको भी गायब कर दिया जाता है, और पैसे निकालने के लिए यह उगाई का खेल यहां पर चल रहा है। यूपी विधान परिषद के 13 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज शपथ ली है। आपको बता दें कि 21 मार्च को एमएलसी के लिए यह मतदान हुआ था। और वहीं लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने नवनियुक्त एमएलसी धर्मेंद्र राय से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, आज जो है भाजपा के 10 एमएलसी जो है शपथ लिए, उसमें से धर्मेंद्र राय जी भी शामिल हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं, भाजपा के जहाँ प्रवक्ता भी हैं और मीडिया सेल भी बहुत अर्सा इन्होंने देखा है। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा, इस बार जो एमएलसी का जो आज जो शपथ लिया उन्होंने, तो इसमें क्या बदलाव उन्होंने देखा कि अरसे से राजनीति भी कर रहे हैं और पत्रकार भी रह चुके हैं, तो क्या आपको एहसास हुआ इस बार? देखिए, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का करिश्मा है कि भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार हमारे देश में एनडीए की सरकार बनी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो विकास की रफ्तार चल रही है, लोकसभा चुनाव में कुछ विपक्षी दलों के षड्यंत्र ने थोड़ा उनकी साजिश थी, षड्यंत्र था, जिस तरह से उन्होंने पर्चे बांटे, गांव की जनता को, भोली जनता को उन्होंने मूर्ख बनाने का प्रयास किया। गरीब में बस्तियों से निकल के उन कांग्रेसी षड्यंत्रकारियों को ढूंढ रहे हैं कि वह पर्चा बांटने वाले कहाँ गायब हो गए हैं, उनके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार हो जाता है कभी इस तरह का षड्यंत्र, लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन जनता के सामने वो बेनकाब हो चुके हैं। वो आगे स्वतः जनता उनको जवाब देगी।
आपका क्या उद्देश्य है कि विधानसभा परिषद में आप रहेंगे? किन मुद्दों पर आपका सबसे ज्यादा जोर होगा? जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का विकसित भारत का संकल्प है, उसके लिए हमें काम करना है। हमें जन जन के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लोकप्रिय बनाना है, जनप्रिय बनाना है। और आदरणीय मोदी जी बार बार कहते हैं कि पद कोई शोभा की वस्तु नहीं है, यह एक सेवा का माध्यम है। हम उस आकांक्षाओं को पूरा करेंगे कि हम एक सेवक के रूप में जनता के बीच में रह करके उनकी जरूरतों को, उनकी आकांक्षाओं को कैसे पूर्ण कर सकें, यही मेरा उद्देश्य है। अभी तक जो है विपक्ष का वहाँ विधान परिषद में कोई प्रतिनिधित्व मतलब नेता नहीं था, अब उनकी संख्या बल बराबर थोड़ा 10% हो गई है, तो अब क्या लगता है विपक्ष भी सही मुद्दे उठाएगा? उसका कैसे आप लोग सामना करेंगे? ये विपक्ष अगर सही मुद्दा उठाता तो देश के हालात, अभी भी विपक्ष एक वर्ग विशेष जिसे हम तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, वो हमेशा अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं। और जो उनकी फूट डालो राज करो की नीति है, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश को संप्रदाय में और जात में न बांटो। हमारी जातियों को बांटने का वह षड्यंत्र रचते हैं कि मैं किस तरह से ये सनातन परंपरा की जातियों को खंड खंड करें। जातियां सचेत हैं और ऐसे लोग, विपक्ष के लोग मायूस, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है देश के विकास की, देश के संस्कृति की, देश की परंपरा की, देश की सभ्यता के लिए। जब राम मंदिर बनता है तो वह विरोध करते हैं, जब काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर बनता है तो वह विरोध करते हैं। तो ऐसे लोग जो देश के करोड़ों करोड़ की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, समय समय पर उन्हें जवाब मिलता रहा है। तो सारे देश में हमें, चाहे आंध्रा में, तेलंगाना में, चाहे बाकी राज्यों में, जो हमें उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जो मिला है, वो राम राज्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो देश में जिस तरह की भगवान राम की मंदिर की स्थापना अयोध्या में हुई है, एक बहुत बड़ा संदेश गया है। और उत्तर प्रदेश में भले ही हम थोड़ा पीछे रहे हैं, लेकिन देश ने इसका स्वागत किया है और उसी आधार पर अपना वोट भी किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोग मुख्य धारा में करोड़ों की जनता के विश्वास को समझें और मुख्य धारा में चल करके देश में एक सकारात्मक राजनीति का वातावरण पैदा करें। लेकिन एक बात, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपने कहा कि राम मंदिर के नाम पर, लेकिन अयोध्या की सीट तो भाजपा हार गई। देखिए, तो इसके पीछे क्या है? अयोध्या में जातियों का, मैं कह रहा हूं कि गरीबों के बीच में जो आदरणीय मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई थी, एक होता है ना कि एक तात्कालिक रूप से उन्होंने भ्रमित किया जाकर के लोगों को। और सदर में, अयोध्या सदर में हमारी जीत हुई है, बाकी विधानसभा सीटों में हम पीछे रहे हैं, लेकिन अयोध्या सदर में हमारी भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। ठीक, थैंक यू। तो ये थे धर्मेंद्र राय। सीधे से कहना है कि जो है अभी विपक्ष के भ्रम ने जो है वजह से भाजपा का नुकसान किया है, लेकिन अब जो है उस भ्रम को दूर किया जा रहा है और धीरे धीरे भाजपा फिर जो है विधानसभा चुनाव में इसी जैसे पूर्ववत बहुमत लाएगी और पूरी तरह अपनी सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। तो चलिए अब बात करेंगे तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। रायबरेली में सफाई कर्मचारियों की कमी, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ने 20 कर्मचारियों को बाजार एरिया में रात में लगाई ड्यूटी, दिन में वार्डों की देखभाल करेंगे। संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने तहसील सदर में सुनी जनता की समस्याएं, आए प्रकरणों को तत्काल गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के निर्देश। रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर, थाना इलाके में डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। फर्रुखाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लिफ्ट देने के नाम पर लूट करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, रोडवेज बस स्टैंड के पास से सवारियों को बैठाकर रास्ते में करते थे लूटपाट। फिरोजाबाद में दरोगा के आतंक से व्यापारी हुए परेशान, व्यापार मंडल ने दरोगा के खिलाफ दिया धरना, 72 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर दिया अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। अमरोहा में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, बच्चों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को बनाया स्विमिंग पूल, हाईवे पर ट्रॉली पर नहाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल हुआ गौ तस्कर, कब्जे से बाइक और तमंचा और कारतूस बरामद।
रायबरेली में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, खड़े ट्रक से टकरा गई अनियंत्रित कार। सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। हरचंदपुर थाना इलाके के कनहट के पास यह हादसा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कन्नौज में योग सप्ताह शुरू। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला, एसपी अमित कुमार आनंद ने किया है शुभारंभ। पुलिस लाइन चिल्ड्रंस पार्क में लगाया गया था योग शिविर। आगरा में रोहता नहर इलाके में मिला युवक का शव, चेहरे के निचले हिस्से में लगी एक गोली, हत्या कर शव को नहर में फेंकने की आशंका। रायबरेली में मंदिर से घंटा चुराने वाले 3 दंपत्ति समेत 3 लोग चढ़े हैं पुलिस के हत्थे। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला, युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा में सेक्टर 67 में यह भीषण आग लगने का मामला सामने आया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और मुश्किल आग को कंट्रोल किया। हमीरपुर में खेतों में जानवर चराने गए चरावाहे की लू लगने से मौत की खबर है। जानवर चराकर वापस आ रहा था शख्स, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में 2 पक्षों में चले ईंट और पत्थर, मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। घटना में एक सिपाही भी घायल हुआ है। फतेहपुर में बुखार से पीड़ित बच्ची की मौत का मामला, सीएचसी स्टाफ पर लापरवाही का आरोप। बच्ची की हालत बिगड़ते ही भेजा गया जिला अस्पताल। पीलीभीत में नगर पालिका ईओ ने की मारपीट, पीड़ित युवक के साथ अभद्रता करने का आरोप। युवक ने शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। सड़क पर वीआईपी कल्चर को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने सीधा कहा है कि वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा और किसी तरह का हूटर बजाने का पर और जो सड़क पर ट्रैफिक रोक करके जो है आम लोगों को परेशान करना, अब ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। उन्होंने कहा हूटर इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई परिवहन विभाग ही नहीं करे, सिर्फ स्थानीय थाने की जिम्मेदारी उन्होंने निर्धारित की है कि थाने पर भी कार्रवाई होगी। जिस इलाके में हूटर का दुरुपयोग पाया जाएगा वहां पर जो है इन पर कार्रवाई होगी। अब देखना ये शहर में कैसे चल पाएगा, लेकिन ये लखनऊ राजधानी है, यहाँ पर इतने मंत्री हैं, दो डिप्टी सीएम हैं और खुद सीएम। तो सीएम के लिए तो फ्लीट का कोई खैर मानक सबसे ऊपर है, इसलिए सुरक्षा कारणों से उतना संभव है कि उनके लिए, लेकिन अन्य नेताओं के लिए चौराहों पर ट्रैफिक रोकना और उसके बाद हूटर बजा करके लोगों को परेशान करना, तो तय धर्म से ज्यादा हूटर की अगर आवाज मिली तब भी जो है कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि प्रशासन कब कार्रवाई करता है, लेकिन इतना जरूर है कि हूटर से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। जनपद बहराइच के नवनिर्वाचित सांसद आनंद गौड़ ने आज महाराजा सुहेलदेव चिकित्सालय का निरीक्षण किया और इस दौरान वहां पर गंदगी मिलने पर और डॉक्टरों द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायत हुई, जिसको लेकर के उन्होंने तत्काल उच्चाधिकारियों को निर्देशित किया। आज डॉक्टर आनंद गौड़ मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां पर इमरजेंसी और ईएनटी सहित पूरे मेडिकल कॉलेज का सघनता से निरीक्षण किया और वहां पर उपस्थित जो बीमार हैं उनके तीमारदारों से बातचीत की। साथ ही साथ वहां पर लोगों द्वारा ये बताया गया कि मेडिकल कॉलेज में गंदगी बहुत है, इसको लेकर के आनंद गौड़ ने तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया और ये कहा कि 1 सप्ताह के भीतर अगर मेडिकल कॉलेज की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जाता तो वो सभी लोग जो है परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे ही आज सांसद निरीक्षण करने पहुंचे वहाँ पर मच गया। डॉक्टर तत्काल अपने अपनी ड्यूटी पर भागते हुए नजर आए और आनंद गौड़ द्वारा मेडिकल कॉलेज के इस प्रकार जमीनी हकीकत जानने को लेकर के आसपास के लोगों में काफी उत्साह का माहौल रहा और लोग सांसद के इस काम की तारीफ करते नजर आए। दिवाकर पांडे, जनता टीवी, बहराइच। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, यहाँ हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जी हाँ, ये दोहा आज की नौकरशाही को साफ तौर पर दर्शा रहा है, जहाँ एक तरफ हमारा देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाए जाने की कवायद चल रही है। इतना ही नहीं, हमारा देश चांद तक पहुँच गया है। लेकिन शर्म की बात यह है कि आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी गरीबों की बदहाली और झोपड़पट्टी की तस्वीरें नहीं बदली हैं। इन्हें आज भी नर्क की जिंदगी जीनी पड़ रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें बुंदेलखंड के बांदा जिले से सामने आई हैं, जो शासन और प्रशासन की नाकामी को दर्शा रही हैं। ऐसी तस्वीरें आपको बांदा जिले के हर हाईवे पर देखने को मिल जाएंगी। बांदा से जनता टीवी के लिए अरवाज खान मौजूद है मऊ में। बता दें, खबर है जनपद मऊ से। बता दें, घोसी क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत के यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और तहसील मुख्यालय आए हुए हैं। लोगों की लगातार समस्या यहाँ निकल के सामने आ रही है। किसी की ये समस्या है कि नाली निर्माण 2 वर्षों से ठप पड़ा है, तो किसी की ये समस्या है
कि नगर पंचायत में जो वाटर कूलर और इंडिया मार्ट का जो मशीन है वो खराब है। बता दें कि इतनी ओवर हीटिंग है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे, ये यहाँ के लोगों का आरोप है। लोगों का आरोप ये भी सामने निकल के आ रहा है कि यहाँ के अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन की गलती है, जो 2 साल से यहाँ पे कोई कार्य जो है नाली निर्माण से लेकर, या आप देख लें इंडिया मार्ट का जो मशीन है, जो चाहे वाटर कूलर की बात कर लिया जाए, सारी चीज़ें यहाँ पे खराब पड़ी हुई है। एक बंधु ने हमको ये भी बताया कि केवल कार्य जो है वो कागजों में कार्य किया जाता है, लेकिन धरातल पे कोई कार्य नजर नहीं आता है। इसी समस्या को लेकर ये लोग बता रहे हैं कि लगातार ये लोग तहसील मुख्यालय से लेकर अधिशासी अधिकारी तक ये लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 2 वर्ष हो चले हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य पूरा नहीं हो पाया है। जनता टीवी के लिए मऊ से विवेक चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। एक तरफ गर्मी जहां लोगों को परेशान कर रही है और प्रचंड रूप लिए हुए है, वहीं बार बार हर दिन आए दिन आग की घटनाएं भी नोएडा में सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला आज भी सामने आया है नोएडा के सेक्टर 67 पे, जहां पर 2 निजी कंपनियों में जोरदार आग लग गई और देखते ही देखते उस आग ने भयानक रूप ले लिया। किस वजह से आग लगी इसका कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये जरूर जानकारी मिली है कि इसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से आग का रूप था, आग को देखकर आसपास के लोग भयभीत हो उठे। जल्द ही दमकल विभाग को जो है सूचना दी गई और सूचना पाते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के बाद जब जांच की गई तो जांच में पता चला कि फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन सामान जो है लाखों का जलकर खाक हो गया है। यह क्यों लगी, किस लिए लगी, इसकी जानकारी अभी की जा रही है। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ। प्रयागराज में आज उस समय हड़कंप मच गया जब 12 के भरवा गांव क्षेत्र में जहां लोगों ने शव को रख कर प्रदर्शन करना चालू कर दिया। बता दें, जहां कल मनीष मिश्रा की खेत में काम करते समय हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, और उसके पिता ने भागकर अपनी जान बचाई थी। जिसके बाद आज पोस्टमार्टम के बाद शव जब घर पहुंचा तो परिजनों ने हाईवे पर शव को रखकर प्रदर्शन करना चालू कर दिया और गिरफ्तारी की अपराधियों की मांग करने लगे। जिसके बाद पुलिस को काफी समझाना बुझाना पड़ा। वहीं मौके पर डीसीपी यमुनानगर श्रद्धा पांडे भी पहुंची और साथ ही एसडीएम भी, जिन्होंने लोग परिजनों को काफी समझा बुझा कर मामले को शांत कराया और चक्का जाम खुलवाया और अंतिम संस्कार कराया। फिलहाल अब पुलिस इनके लिए टीम गठित कर दिया है और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब चारों तरफ छापेमारी और दबिश दे रही है। जल्द ही गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा। दरअसल रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में आने वाले अटौरा चौकी के अंतर्गत अटौरा कस्बे में एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर, जिसमें एक युवक की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। मौके पे पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल पहुंचाया रायबरेली जिला चिकित्सालय, जहां पर घायल युवक का उपचार चल रहा है। वहीं मृतक का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डंपर की तलाश में जुट गई है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली।